गॉड डोंट एग्जिस्ट। यदि आपने टाइटल पे ध्यान दिया तो आपने देखा होगा कि मैंने ये नहीं लिखा है कि डस गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मैंने ये लिखा है गॉड डोंट एग्जिस्ट। मैंने क्लेम किया है, सच बताऊं तो ये क्लेम के लिए एविडेंस चाहिए, एविडेंस लॉजिक जो मेरे पास है, जो कि मैं दूंगा, क्योंकि गॉड के लिए खुद के लिए भी कोई क्लेम नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। लॉजिक पे चल रहे हैं तो हम भी लॉजिक पे चलेंगे कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये तो बात साइड में रखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गॉड डोंट एग्जिस्ट। जैसे कि आप सोचते होंगे कि गॉड है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कि ऐसे गॉड होगा, ऊपर बैठे होंगे, कोई देख रहा होगा, वैसे कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ दूंगा उनको और कुछ वापस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप जिस गॉड को मानते हैं शायद उसको डिबंक कर दूंगा मैं। और यदि आप वीडियो के एंड तक रहते हैं, यदि आप पहुंच पाते हैं, अगर आपका टाइम स्पेंड है इतना, तो आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा सोच का, विचारों का, और एक अलग ही वास्तविकता का। जैसे कि रियलिटी ऑफ योर रियलिटी, आपके वास्तविकता की भी वास्तविकता जो है वो आपको दिखाएंगे। तो इसमें पहला तर्क जो लॉजिक दे सकता है कोई, वो ये देगा कि वाई गॉड चेंज पोजिशंस। हर जगह मतलब गॉड अलग अलग तरीके से आता है, कि जैसे कि हम देखें कि ईरान के अंदर अलग तरीके से गॉड है, यूरोप के अंदर अलग तरीके से गॉड है, ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस उधर अलग है, इंडिया के अंदर अलग है, और पाकिस्तान के अंदर अलग है, और जहाँ भी श्रीलंका के अंदर अलग है। हर जगह अलग अलग गॉड है। ये यदि गॉड एक ही है तो वो एक ही मैसेज क्यों नहीं भेज देता कि भाई ये लो, ये मेरी किताब आ चुकी है, बस इसको पढ़ लो। लेकिन यदि हम जिन जो आई भी है उनको पढ़ते हैं तो वो तो एकदम, यदि मैं कहूँ कि ये रही मेरे पास बाइबल पढ़ी है, यदि मैं इसको पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसको मैं कह सकूँ कि यार ये डिवाइन है। वो तो नॉर्मल बातें हैं उसमें, तो सारी नॉर्मल बातें हैं उसमें। यदि कोई इसको बहुत ही हाई लेवल स्क्रिप्चर मानता है तो उसके लिए शायद ये है कि पढ़ने के लिए और भी चीज़ें हैं जिनमें देख सकता है वो कि हाँ वास्तव में इससे भी बढ़िया बातें लिखी गई है, लेकिन ये प्रसिद्ध हो गई है। और ये यदि हम कहें कि ये गॉड के वचन हैं या फिर भगवान की बातें हैं ये, तो ये एक नासमझी की बात होगी, क्योंकि हर जगह अलग अलग गॉड अलग जगह का अलग किताबें भेज रहे हैं, किसी जगह कोई भी किताब भेज रहे हैं। तो ये एक मेरी तरफ से लॉजिक है, और शायद ये फाइनल लॉजिक है कि हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह अलग अलग गॉड है। कम से कम 300 रिलीजन है भाई इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, मान लो, या फिर इस अर्थ पे 300 रिलीजन्स है। 300 रिलीजन, इतने रिलीजन कैसे बने? हमारी तरफ, हमारी ही सोच से। तो इससे साबित होता है कि गॉड नहीं है, क्योंकि यदि एक ही गॉड होता तो वो सबको भेज देता ना। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा तर्क यदि कोई भी व्यक्ति देगा तो वो होगा कि ज्योग्राफी के आधार से क्यों बढ़ रहे हैं वापिस, कि इतने इलाके में है, फिर आदमी चेंज हो गया तो इतने इलाके में है, फिर आदमी चेंज हो गया तो इतने इलाके में है। वही वाला, जैसे किताबें अलग भेज रहा है वैसे लोग भी अलग है और अलग अलग मान रहे हैं। तीसरा तर्क कि गॉड क्या इतना पावरफुल है? यदि लोग कहते हैं कि वो सबसे पावरफुल है, मतलब लोग कहते हैं कि वो सब जानता है, सबसे पावरफुल है, ऊपर बैठा है, देख रहा है, आदि इत्यादि जो भी हम सोचते हैं समझते हैं कि गॉड ऐसा होगा वैसा होगा, कि बहुत पावरफुल है। तो क्या गॉड कोई ऐसी चीज बना सकता है जो उससे भी शक्तिशाली हो? मैं कहूँ तो क्या गॉड ऐसा कोई पत्थर बना सकता है कि जिसको वो खुद ही नहीं उठा सकता? इट इज़ पॉसिबल? नहीं भाई, ऐसा ही अगर अगर वो बना देगा, अगर गॉड ऐसी चीज बना देंगे जिससे कि वो ये पाएंगे कि ये तो मेरे से बड़ी है, तो गॉड छोटे हो गए ना फिर। और यदि नहीं बना पाते तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? ये है। और दूसरा तर्क है कि जानते कैसे कि यदि आपने ये वीडियो पहली बार देखा है और आपने गॉड पे कोई डिबेट पहले नहीं सुनी, या फिर गॉड के बारे में कुछ नहीं सुना, आप जस्ट बिलीवर थे, कुछ भी मानते थे, जो जैसे जैसे सोसाइटी ने बता दिया आप मानते थे, तो आपने कभी सवाल नहीं किया। अगर आप अभी ये जान रहे हो कि आप नहीं जानते, तो आप शौक हो रहे हो कि वाह ये क्या बात, मतलब ऐसा सोच सकता है कोई? शौक तो नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल बात है कि हाँ ये अलग पर्सपेक्टिव है। तो क्या गॉड ये जानते हैं कि वो नहीं जानते? क्या गॉड ये जानते हैं कि वो नहीं जानते? यदि वह ये नहीं जानते कि वो नहीं जानते, तो गॉड नहीं जानते, वो ऑल नोइंग नहीं है। और यदि गॉड ये जानते हैं कि वो नहीं जानते, तो वो तो नहीं जानते ना भाई, तो भी वो ऑल नोइंग कैसे हुए? तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो कि मैं दे सकता हूँ और आप समझ सकते हैं, और आपने आपने अपनी जो कल्पना है उससे उठ सकते हैं थोड़ा ऊपर, और वास्तविकता के अंदर झांक सकते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते आपको पांचवा क्लेम, चौथा शायद है, यह है कि वाई द एब्सेंस ऑफ गॉड। कि यदि मैं कहूँ कि गॉड यहाँ पर है, किसी मंदिर में है, किसी दूसरी जगह पर है, किसी जगह पर है, तो क्या गॉड वहाँ पर है? नहीं,
वहाँ पर कोई गॉड नहीं है कहीं पर भी। वो गॉड तो नहीं है जिसको हम सोचते हैं। यदि जैसे एक आर्ग्यूमेंट इस पे ये आ सकता है कि यदि आप पहली बार गॉड को देखेंगे तो आपको पहचानेंगे कैसे? आपने पहले कभी गॉड को देखा ही नहीं, तो आप पहचानेंगे कैसे? और दूसरी बात है कि आप बुलाते जाओ, कुछ भी नहीं दिखता हमको। एक भी एम्पेरिकल एविडेंस, जो कि वैसे भी नहीं है, मेरे लॉजिक के भी नहीं है, किसी भी चीज़ के एम्पेरिकल एविडेंस तो हो सकते हैं जब वो फिजिकल हो और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तभी उसके एविडेंस मिल सकते हैं, बाकी उसके एविडेंस तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड आते ही क्यों नहीं है? किसी को कुछ नया क्यों नहीं बताते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं मेरे पे सवाल उठा रहे हैं उनको ये बता दो? क्योंकि ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता जो तुम्हें सवाल बना के भेजेगा, कहेगा कि ये सवाल है। ऐसा तो नहीं है भाई कहीं पे। और इसके आगे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कुछ नहीं, सच में ये सोचने वाली बात है। आगे आगे सोचते जाएंगे तो मजा आएगा कि किस तरीके से हम सोचते हैं। और पांचवा आर्ग्यूमेंट कि वाई और प्रेयर्स फेल। हमारी जो प्रार्थनाएं होती है वो जाती कहाँ है? हमारी प्रार्थनाएं काम ही नहीं करती। यदि आप भगवान से कुछ कहते हैं कि मेरे को ये चाहिए, जो कि ऑफकोर्स नहीं मिलेगा आपको, कि ऐसे आप तो कह दो कि मेरे को पूरी दुनिया चाहिए, वो तो नहीं मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा मांग सकते हो, वो वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी प्रेयर करो, कुछ भी, कि मेरे साथ बुरा ना हो या फिर मेरे साथ गलत ना हो, आपने अपने लिए मांगा है और आप जानते हैं कि आप गलत नहीं है, फिर भी आपके साथ गलत हो जाता है। आप नहीं बचा पाते खुद को, कि ना गॉड बचा पाता है। तो आपको ये सवाल उठना चाहिए कि यार ये काम नहीं किया, मेरे को खुद को समझना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और आपके अंदर क्यूरियोसिटी उठनी चाहिए इससे कि वाकई में ये क्या था। तो इससे आगे चल सकते हैं हम। और सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट जिसको मैं रखना चाहूँगा कि सफरिंग्स। भाई लाइफ के अंदर इतनी सफरिंग है, इतनी सफरिंग है कि जैसे कि बुद्ध का तो पूरा मार्ग ही इस पे डिपेंड कर रहा है कि लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है, सर्वम दुखम दुखम, सभी तरफ दुख है। तो ये कहाँ से बना? मेरे को तो पता है ये इसकी फिलोसॉफी तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन यदि कोई कहता है कि गॉड है तो भाई ये दुख क्या कर रहा है यहाँ पर? कैसे पैदा हो गया भाई? गॉड मिटा नहीं सकता क्या? ये भी सीधा आर्ग्यूमेंट है भाई। यदि कोई भी व्यक्ति सामने वाले को इतना भी पूछ ले तो भाई वो एक बार तो सोचेगा कि हाँ, आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स काम करते हैं ब्रो। अब मेरा अगला तर्क ये है कि यदि गॉड है, कि भाई हम मानते हैं कि गॉड तो एग्जिस्ट करता ही है, तो क्या, जैसे कि कुछ किताबों में लिखा है कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया, तो हमें क्या दिखाता है साइंस? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस? हमें विज्ञान क्या दिखाता है कि ये चीज़ कैसा बनी होगी, हम कैसे बने होंगे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि काफ़ी, मतलब इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म थे उनको सारों को हिला के रख दिया है भाई। सब एक बार के लिए चिंतन मनन करें, लेकिन लोग पता नहीं क्यों छोड़ना नहीं चाहते भाई। उन्होंने जो पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं चाहते। नई चीज़ें पढ़ी है, नई चीज़ें समझने को है, पूरी दुनिया सामने है, हमको समझना चाहिए, हमको जानना चाहिए, और बहुत कुछ जानने को है सच में। तो यदि हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें तो किसी ने बनाया नहीं है भाई, हमें तो किसी ने बनाया ही नहीं है। और यदि हमें किसने बनाया तो सिंपल हो जाएगा भाई, जो कि आसपास में सभी देते हैं, जो कि कोई एक बार का विचारक जो होगा, जो सोचेगा कि भाई यदि हमको गॉड ने बनाया तो गॉड को किसने बनाया भाई, और यदि गॉड को किसी ने नहीं बनाया तो हमको भी किसी ने नहीं बनाया भाई। सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसको यदि किसी की जरूरत नहीं पड़ती तो हमको भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दिखाता है हमें कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हम इवॉल्व होते 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 ऐसे इवॉल्व हो गए, कॉज एंड इफेक्ट। और कुछ लोग हैं जो ये ऐसे भी कहते हैं कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट जो दिख रहे हैं ना आपके पीछे पे, जाते 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 आप पाएंगे कि वहाँ पर गॉड है। तो भाई कुछ बनाने के लिए तो माइंड चाहिएगा, माइंड के अंदर थॉट चाहेंगे कि भाई हाँ ऐसा चीज़ें काम कर रही है। तो ये भाई सिंपल आर्ग्यूमेंट आप रख सकते हो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम देखते हैं तो भाई कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी और एक औरत को बनाया गॉड ने, फिर इस दुनिया को बनाया, फिर आसमान को बनाया, फिर ऐसे ऐसे बनाया, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऐसा कुछ भी नहीं कहती। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो पहले वहाँ पर कहती है कि बिल्कुल एकदम छोटे से थे, फिर एक्सपेंड होते चले गए। एक मतलब हर पूरा यूनिवर्स एक जगह इकट्ठा हो रखा था, और फिर जैसे ब्लास्ट हुआ, फिर पूरी ये दुनिया हमारे सामने जो दिख रही है वो फैल गई। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दिखाता है कि हमें पहले भाई यहाँ पर अलग तरीके से, मतलब 10 टाइप जो कह सकते हैं, आप अलग तरीके से पढ़ सकते हैं इसमें। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सच में काफ़ी गजब कॉन्सेप्ट है कि कैसे फिर गैलेक्सीज बनी, कैसे फिर प्लैनेट्स बने, फिर प्लैनेट्स के अंदर कैसे
हाँ, सन से ये मार्स से ये अर्थ टूटी, अर्थ से ये मून टूटा, और ये अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि फिर कैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें बताती है कि सेल्स बने, फिर सेल्स से हम इवॉल्व हुए, और इवॉल्व होते 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 जैसे होमो इरेक्टस थे, होमो, तो ये जो कि लोग कुछ कम मानते हैं कि बंदर से थे, लेकिन वो नहीं है, वो हमारे एंसेस्टर थे जिनसे हमारे जीन्स मिलते हैं, जिनसे हमारे डीएनए मिलते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स को यदि हम चेक करें तो उनसे हमारे जीन्स मिलते हैं। तो हम पाते हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस है, और इससे हमें पता चलता है कि हम तो, भाई हमें तो किसी ने नहीं बनाया, हम तो इवॉल्व होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस समय के साथ इवॉल्व होती गई है। और 5000 साल पहले ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलता कि हमने कुछ चीज़ें ऐसे बना के रख दी, नहीं, हमने वैसा कुछ भी नहीं बनाया। और इसके आगे तर्क, इसके आगे वाला तर्क कि भाई क्यों क्यों हम देखते हैं कि आज से मात्र 10,000 साल पहले कोई गॉड ही नहीं था, कोई किताबें ही नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, और क्यों ये पिछले 2000 साल के अंदर बहुत सारी किताबें उतरने लग गए। दैट्स द पॉइंट कि भाई हमने ही उतरवाई है, हम ही वो है जो किताबों को उतरवा देते हैं कहीं से भी, और उनको लिख देते हैं कि ये गॉड है। इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफी के अंदर, मैं वो भी समझा सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक जो कोई पहला पहला अगर व्यूअर है वो देख रहा है ऐसा, तो उसको ऐसा लगे कि हाँ एक अगेंस्ट में आर्गुमेंट दिया जा रहा है। बाकी ये भी एक काफ़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट वाला भी, कि कोई आएगा, आएगा नहीं मतलब कि किसी ने ट्रुथ को किया, खोजा ट्रुथ को, और उसने पाया, तो फिर उसने ट्रुथ को गॉड कह दिया। और मैं काफ़ी बढ़िया इस पर आर्गुमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें कि अब क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि भाई ये आ गया, ये आ गया, पहले क्यों नहीं आया भाई, अभी क्यों आया। दैट्स द पॉइंट कि भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है। तीसरा पॉइंट भाई, मतलब आगे पॉइंट, सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है मॉरलिटी का। भाई गॉड की खुद की मॉरलिटी भाई पूरी की पूरी सब्जेक्टिव है, पूरी की पूरी सब्जेक्टिव। जो गॉड कहता है ना कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, वो तो उसकी अपनी सब्जेक्टिव है। जिस बंदे ने उस गॉड को बुलाया है वो उसकी सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकती। मॉरलिटी को जो वो आधार दे रहे हैं वो उनका खुद का है। जैसे कि यदि कोई रिलीजन है, मान लेते हैं ए रिलीजन है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई यदि कोई आपके धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता तो या तो उसको मार दो या फिर उससे पैसे ले लो। अब पैसे क्यों ले रहा है भाई, वो पैसे क्यों लेगा, सच में ये सोचने वाली बात है। पैसे तो उसको खुद को चाहिए, तो इसलिए वो पैसे लेगा, और वो उसको मार देगा तो बस बात, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ, यहाँ पर व्यक्ति की अपनी सब्जेक्टिव मॉरलिटी को उसने ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी बना दिया, और ये कह दिया कि ये मॉरलिटी है, ये सब पे लागू होगी, जो कि हमारे अंदर पहले से ही मॉरलिटी तो एग्जिस्ट करती है। और इसके आगे वाला आर्ग्यूमेंट, तर्क, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, वो है कि रिलीजन एडॉप्ट कर लेता है कल्चर को। रिलीजन एडॉप्ट कर लेता है मतलब अपनाता है कि जैसे कोई रिलीजन बन गया, समय के साथ कल्चर चेंज हो रहा है, तो उसके साथ रिलीजन भी चेंज होता जा रहा है। जैसे इब्राहिमिक रिलीजन को देख लो, चाहे इनको देख लो कि हमारे जो इंडिया के अंदर रिलीजन है, रिलीजन धर्म है हमारे इंडिया के अंदर, वास्तविक धर्म, तो उसको आगे बढ़ते गया, समय के साथ इवॉल्व होता गया। और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक समय के साथ, जैसे कि मैं आज शायद अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कल शायद अलग तरीके से बोलूँ, कल शायद चीज़ें अलग करके बोलूँ, कल शायद चीज़ें अलग तरीके से प्रदर्शित करूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इवॉल्व होता जाऊँगा मैं, और अलग चीज़ें पढ़ूंगा, अलग अलग चीज़ें देखूंगा, और शायद मेरी नॉलेज के अंदर कुछ चेंज आएंगे, तो ये इवॉल्व होता जाएगा समय के साथ। दैट्स द पॉइंट कि हम इवॉल्व होते ही जाते हैं, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ऐसा है, और अब हम जान सकते हैं आगे। और सबसे जो अब ये लास्ट आर्गुमेंट है, और ये इतना गजब आर्गुमेंट है भाई, सच में कि इससे गजब कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो बिल्कुल ही अंधविश्वासी है भाई, जो बिल्कुल ही बिलीवर है भाई, कि भाई कुछ भी कह दो उसको मान लिया उसने, कुछ भी कह दो उसको वो मानने को तैयार है, उसको यदि ये कह दोगे ना भाई ये लास्ट आर्गुमेंट है, उसको वो सोच के अंदर इतना खो जाएगा कि वाकई में उसको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा इस चीज़ को जस्ट थॉट में लाने के लिए कि गॉड वाज अननेसेसरी ब्रो, हमें गॉड की ज़रूरत ही नहीं है। जो गॉड भाई जिसको हम छू ही नहीं सकते, जिसको अभी हमारी परवाह नहीं है, वो वहाँ पर ही हमको देखेगा। जिस गॉड का हमसे कोई अर्थ ही नहीं है, वो कहता है कि हमें दिख नहीं सकता, हमारी आंखें देख नहीं सकती, हम छू नहीं सकते, हम किसी भी प्रकार से, तो भाई उसका होना और ना होना तो बराबर हो गया ना भाई, उसका तो होना और ना होना बराबर हो गया। और हमें ऐसे गॉड की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऐसे गॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है जो कि ऐसे बुक्स भेजता है और इनसे पढ़ लो, इनसे समझ लो। नहीं भाई, हम अलग से समझ सकते हैं, अलग से जान सकते हैं। और ये एक काफ़ी
अच्छा तर्क है मेरे हिसाब से, ये लास्ट तर्क है। और ये लास्ट तर्क तो नहीं है, इसके आगे भी तर्क तो दिए जा सकते हैं, क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस को जो साबित करते हैं वो तर्क से ही साबित करते हैं, और जो खारिज करते हैं वो तर्क से ही खारिज करते हैं। तो ये एक अभी के लिए लास्ट आर्गुमेंट है, जिससे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अननेसेसरी है। जिस गॉड को आप मान रहे हो ना वो अननेसेसरी है, उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जिस गॉड की ज़रूरत है वो अब हम बात करेंगे, वो है फिलोसॉफी का एक नज़रिया। फिलोसॉफी के नज़रिए से गॉड को देखना, फिलोसॉफी के नज़रिए से चीज़ों को समझना। जैसे कि यदि हम इस्लामिक दुनिया में बात करें तो इब्न सीना, अल गज़ाली, राबिया जो फ़कीर हुई है, मतलब वो सच में काफ़ी एक सोचने वाला विषय है, कि जिससे कि हम समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। इब्न सीना ने पूरी मेडिकल साइंस बनाई थी भाई एक समय के अंदर, और अल गज़ाली ने तर्क दिए थे कि हाँ ऐसे ऐसे गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित कर सकते हैं कि भाई हाँ। और राबिया एक फ़कीर हुई थी जिसने भाई यहाँ तक कि उसने कुरान के कुछ पन्नों को हटा दिया और कहा कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। जैसे कि कुरान में शायद लिखा होगा, नहीं लिखा होगा ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आर्गुमेंट था कि शैतान से नफरत करो। तो फिर राबिया ने उसको काट दिया, और राबिया ने कहा कि मैं किसी से भी नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुनिया पूरे अल्लाह ने ही बनाई है, तो मैं किसी से नफरत कैसे कर सकती हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है जिससे कि हम गॉड को समझते हैं। ये सारे आर्ग्यूमेंट आप ऐसा मत समझ लेना कि भाई कुछ इस्लामिक बंदे होंगे जो कि कोई नहीं है, वो मान सकते हैं, वो कंडीशनड हो सकते हैं, पहले से उनके दिमाग में हो सकता है। लेकिन ये वो कुछ ऐसे भी कहते हैं कि गॉड डोंट एग्जिस्ट बट अल्लाह एग्जिस्ट। तो ऐसा भी नहीं है भाई, ये सारे आर्गुमेंट अल्लाह पे भी लागू होते हैं, गॉड पे भी लागू होते हैं, भगवान पे भी लागू होते हैं, हर चीज़ पे जो जो भी मान्यताएं हैं उन सभी पे लागू होते हैं। और अब इनसे आगे भी बढ़ सकते हैं, हम फिलोसॉफी को देख सकते हैं, साइंस को देख सकते हैं, विचारों को देख सकते हैं, समझ को देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं, ये कौन है जो गॉड को पूज रहा है वो भी देख सकते हैं, किसके लिए गॉड को पूजा जा रहा है वो भी देख सकते हैं, कहाँ से ये धारणा आ रही है वो भी देख सकते हैं, और ऐसे ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। और ये मेरे कुछ क्लेम्स थे कि गॉड डोंट एग्जिस्ट ब्रो। जो आप सोचते हो वो तो पक्का एग्जिस्ट नहीं करता भाई।